नमस्कार। आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग राहु केतु जो एक्सिस है, अलग-अलग हाउसेज़ में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, वो हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके लग्न पत्रिका में राहु देव पहले भाव में है और केतु देव यदि सप्तम भाव में है, तो उसके अनुसार किस प्रकार के फल आपको देखने को मिलेंगे। हमारा ऑर्डर ये रहेगा कि पहले हम लोग समझेंगे राहु क्या है, फिर उसके प्रेडिक्शंस, केतु क्या है, उसके प्रेडिक्शन, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये जो एक्सेस है राहु केतु का, क्योंकि एक प्योरली कार्मिक एक्सेस है, ये किन कार्मिक ऋणों को दिखाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज, जिनकी वजह से जो भी इस एक्सेस को लेकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उससे आप कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं या सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए दिखे आ सकते हैं। ये हमारा रहेगा वीडियो का पैटर्न। तो पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द राहु। एक्चुअली राहु के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बताया गया है। अगर हम लोग एक जनरल लाइन में अगर बात करें तो राहु इज व्हाट, राहु के बहुत सारे शेड है। आप कह सकते हैं देयर आर 50 शेड्स ऑफ राहु ऑल्सो। आप कह सकते हैं कि राहु इज किंग ऑफ कलियुगा। रीजन इज व्हाट कि राहु जो ग्रह है, वो हमारे चारों ओर किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पहले वो देखिए। हमारे अंदर किसी भी तरह की डिज़ायर हो, चाहे हमारी मटेरियलिज्म को लेकर डिज़ायर हो, चाहे किसी और चीज़ को पाने की जो इच्छा है, जो इच्छा शक्ति, वो आपका राहु है। राहु एक सिर्फ हेड है। हम जानते हैं कि जो स्वरभानु राक्षस था, उसका जो हेड वाला पार्ट है वो राहु, और जो नीचे का लोअर बॉडी पार्ट है उसे हम लोग केतु के नाम से जानते हैं। तो राहु के पास सिर्फ दिमाग है, राहु के पास हार्ट नहीं, आप ये समझ सकते हैं। जो कुछ भी राहु रिप्रेजेंट करता है वो सब माइंड से आप जोड़ सकते हैं, या राहु जैसे काम कर सकता है वो पूरी तरह से आपके दिमाग के हिसाब से होगा। इज नॉट टुवर्ड द सोल साइड। राहु आपके दिल की तरह काम नहीं करता, वो पूर्ण रूप से दिमाग की तरह काम करता है। तो पहली बात तो ये, राहु हमारे सराउंडिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसे रिप्रेजेंट करता है। हमारे सराउंडिंग में चाहे वो आईटी हो, मोबाइल्स हो, गैजेट हो, वो सब कुछ हम राहु से देखते हैं। राहु केतु जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भी एक्सिस में बैठते हैं, वो प्योरली एक कार्मिक प्लेसमेंट है। आप ये समझिए, पिछले जन्म में हमारे पास ऐसा कुछ था, कुछ ऐसी इच्छाएं थी हमारी जो पूरी नहीं हुई। तो उन इच्छाओं को भोगने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा पुनर्जन्म होता है, जो ये राहु केतु एक्सेस रिप्रेजेंट करता है। तो राहु जिस भाव में बैठता है, आप मान के चलिए कि आपका जो मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स है लाइफ का, वो उसकी तरफ ही होता है। राहु जिस भाव में बैठेगा, ज़्यादातर आप उस भाव के अनुसार काम करते हुए देखे जाएंगे। तो राहु इल्यूजन का कारक भी है, राहु माया है, और राहु सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके माइंड को कंट्रोल करता है। अगर हम कहें तो जब भी हम राहु के प्रेडिक्शन की बात करें, सबसे पहले आप देखिए आपके चार्ट में मून किस स्थिति में है। अगर मून सही स्थिति में है तो मान के चलिए जो राहु है आपको ये बहुत कुछ दे के जाएगा। जो कहते हैं ना हम लोग कि राहु वह ग्रह है जो आपको नेम, फेम, शोहरत, दौलत सब कुछ दे सकता है। राहु इज दैट टाइप ऑफ प्लैनेट। राहु ऑर्थोडॉक्स नहीं है, राहु फ्यूचरिस्टिक है। राहु उस तरह से सोचता है कि हमें चीज़ों को कैसे जल्दी करना है, हमें उस चीज़ को कैसे पाना है। हमारी आपकी लाइफ में जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो ड्राइविंग फोर्स है लाइफ का, वो लगभग लगभग सारा राहु ही है। तो राहु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बर्थ चार्ट। पहली बात तो ये, राहु की प्रेडिक्शन की बात करें तो पहले आप देखिए कि जो चूंकि हम बात कर रहे हैं राहु पहले भाव में, तो आप देखिए कि जो पहले भाव के स्वामी है, लग्न लॉर्ड है, उनकी चार्ट में स्थिति कैसी है। अगर वो सही राशियों में है, सही भाव में है, तो मान के चलिए कि आपको राहु यहाँ बहुत कुछ देख के जाएगा, बहुत कुछ। उसकी हम बात करेंगे आगे। साथ ही एक और चीज देखिए कि राहु किन राशियों में है। इन जनरल हम कहें तो राहु यदि 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, इन राशियों में अगर है तो वो बहुत स्ट्रांगली काम करता है। आप पॉजिटिव साइड पे आता है रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए आपके लग्न लॉर्ड पहले भाव के स्वामी यदि चार्ट में सुंदर स्थिति में नहीं है, तो जो भी प्रोडिक्शंस होंगे वो ज़्यादातर आपके नेगेटिव साइड में होंगे। तो ये बात रही कि व्हाट राहु रिप्रेजेंट। अब हम बात करते हैं प्रोडिक्शंस को लेकर। तो पहली इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो राहु आपको यहाँ प्रदान करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो हर क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, जिनसे आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, मतलब जिसको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, बट किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में
100% नॉलेज नहीं है। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये ज़रूर है कि राहु जो पहले भाव में, तो आप उस प्रकार के होते हैं कि जिसके लिए हम कहें कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ सम, जिन्हें सब चीज़ों के बारे में कुछ-कुछ पता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता है। दैट इज़ द राहु, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ राहु, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ राहु। राहु पहले भाव में ये भी दिखाता है कि आपका जो ये रीबर्थ आप कह लीजिए, ये जो है कहीं न कहीं आपके ग्रैंडफ़ादर, आपके पिता पक्ष की तरफ से किसी न किसी का पुनर्जन्म है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके दादाजी हो सकते हैं या आपके ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हो सकते हैं, उनसे कुछ न कुछ आपकी क्वालिटीज़ मिलती हुई देखी जाएगी। दिस इज़ व्हाट राहु इन द फर्स्ट हाउस। ध्यान रखिए, पहला भाव जो है वो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को दिखाता है। हम खुद क्या हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमें सोसाइटी कैसे देखती है, वो सब कुछ पहले भाव से हम लोग देखते हैं। तो आप ये मान के चलिए, राहु आपके लग्न में है, राहु आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी चीज़ें आप सोचेंगे, करेंगे, कहीं न कहीं उसमें राहु का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव प्लेसमेंट है। राहु पहले भाव में आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ दे के आता है। जैसे कि राहु पहले भाव में आपको बहुत एम्बिशियस बनाता है, और उसके लिए आपसे हार्ड वर्क भी कराता है, उसके लिए आपको डायरेक्शन भी दिखाता है। राहु फ्यूचरिस्टिक है। साथ-साथ ये भी है कि राहु जो पहले भाव में, तो ये बताता है कि आप कई दिनों तक लोगों से बिना बात किए भी रह सकते हैं, आप अकेले भी रह सकते हैं। कहने का मतलब कि जब कोरोना जैसी स्थिति बनी थी हमारे देश में, उस दौरान आप देखेंगे बहुत लोग बंद कमरों में, घरों में अकेले रहे ऑब्वियसली। तो जिनके चार्ट में राहु फर्स्ट हाउस पे है, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। वो जानते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है, खुद को समय कैसे देना है, तो उनके लिए एक अच्छा समय था। साथ ही ये भी दिखाता है कि राहु फर्स्ट हाउस में, तो आप कहीं पर ऐसे हो सकते हैं जो खुद से बातें करते हुए दिखे आते हैं, सोचते हुए दिखे आते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की, दैट इज़ व्हाट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आल्सो। सो राहु यहाँ बहुत कुछ देता है आपको। राहु आपको यहाँ रिस्क टेकर बनाता है। आप उस प्रकार के हो सकते हैं जो किसी चीज़ को करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप हर तरह की रिस्क लेते हुए देखे जाते हैं। एंड डेफिनेटली ये राहु की ब्लेसिंग है यहाँ पर। राहु साथ में आपको चार्मिंग बनाता है। आपकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की होती है कि लोग भले ही सामने आपको अप्रिशिएट ना करें, और पीछे से आपके बारे में बात करते हुए दिखे जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखे जाते हैं। राहु आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक अवेयर करता है, सेल्फ अवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, खुद को जानने का मौका देता राहु आपको यहाँ पर। तो अवेयर से मतलब कि आप काफ़ी हद तक कॉन्शियस रहते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं। तो जब आप चलते हैं तो शायद आप काफ़ी हद तक नीचे देख के चलते दिखे आते हैं। राहु अधोमुखी भी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जब भी, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप चल रहे हैं, उस समय आप नीचे की ओर देख के चल रहे हैं। दैट इज व्हाट राहु इन द फर्स्ट हाउस। राहु पहले भाव में आपको एक बहुत अच्छा प्लानर बनाता है, एक बहुत अच्छा मैनेजर बनाता है कि आप एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम कर सकते हैं। चीज़ों को कैसे प्लान करना है, किसी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसमें आपको बहुत अच्छा आता है। एक बड़ी टीम को कैसे हैंडल करना है, आप एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप सब कुछ पहले प्लान कर लेते हैं कि मुझसे सामने वाला कैसे क्या पूछेगा, मुझे उसका रिप्लाई क्या देना है। तो एक माइंड में जो कहते हैं ना प्लानिंग, प्लॉटिंग किसी चीज़ को लेकर, वो बहुत कुशलतापूर्वक आप करते हुए देखे आते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में आपको डेफिनेटली क्लेवर बनाता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप पहली बार में मैं किसी से मिलकर उसके बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। आप समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। आप इस तरह की जो एक लोगों को भाप लेना, एक क्वालिटी है आपके अंदर। आप कह सकते हैं कि राहु फर्स्ट हाउस में आपको एक प्रकार का बॉर्न साइकोलॉजिस्ट बनाता है। मतलब कि यदि आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी, जहाँ माइंड गेम की बात आती है, वहाँ राहु बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। साथ ही ध्यान रखिए, जैसे हमने कहा कि राहु हमारे सराउंडिंग में हर तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो, चाहे कुछ और भी, कोई और फॉर्म हो टेक्नोलॉजी का, वो सब कुछ राहु के डोमेन में आता है। तो जब राहु आपके लग्न में बैठा है, आपकी आइडेंटिटी में बैठा है, तो ये आपको टेक फ्रेंडली बनाता है। कोई भी गैजेट हो, उसको कैसे चलाना है, कैसे सीखना है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, यूट्यूब हो, अलग-अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हो, आप उनसे जुड़े हुए दिखे आते हैं। इवन ये भी कह सकते हैं कि जहाँ कुछ लोग ये प्रेफ़र करते हैं कि बुक्स से पढ़ना सीखना चाहते हो, पर जब राहु पहले भाव में, तो आप शायद उस प्रकार के होंगे कि जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सोशल मीडिया की हेल्प से चीज़ों को सीखते हुए देखे आते हैं, पढ़ते हुए देखे आते हैं। मतलब कि आप
बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। इवन अगर आपकी एज 50 भी है, 55 भी है, अगर आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं उम्र के पड़ाव में, तब भी आप राहु की इस ब्लेसिंग की वजह से आप बहुत ईज़िली टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन होते हुए दिखे जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। साथ ही ये भी दिखाता है कि आप, जैसा मैंने कहा कि आप टेक टेक की हेल्प से आप सीखते हुए देखे जाते हैं। साथ ही ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप किसी टेक फील्ड में जॉब करते हो, आप आईटी फील्ड में जॉब करते हो, जो कि सब कुछ राहु के डोमेन में है। तो इट इज़ द बेस्ट। यदि मान लीजिए आपके चार्ट में मरकरी बहुत शुद्ध स्थिति में है, तो आप डेफ़िनेटली एक ऐसा प्रोफ़ेशन ऑप्ट कर सकते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली हो। देखो, ये तो तय है कि आजकल हर एक फ़ील्ड में टेक्नोलॉजी है, पर साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो, आप उन फ़ील्ड में बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। इज़ द ब्लेसिंग ऑफ राहु। सो मैं कह रहा हूँ कि राहु आपको यहाँ बहुत कुछ देता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ राहु इन द फर्स्ट हाउस, आप अपने जीवन में आपके स्किल की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से कमाते हुए दिखे आते हैं, बजाय कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है आपकी। मैं ये नहीं कहता कि आप एजुकेशन फील्ड की हेल्प से नहीं कमा सकते, बट आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन यू आर अराउंड 40-45, यू फील कि हाँ, जो मैंने मेरी लाइफ में सीखा है, या जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा रोल मेरे एक्सपीरियंस का है, मेरी स्किल का है, बजाय मेरी एजुकेशन का। सो राहु यहाँ बैठ के आपको हर तरह की क्रिएटिविटी देता है, आपको उस डायरेक्शन में लेके आता है कि आप नई चीज़ों को सीखें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राहु स्पेशली यदि खुद के ही नक्षत्रों में है, एक्वेरियस साइन में है, लिब्रा में है, 3-6 में है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल साइड भी है। आप उस प्रकार के हो सकते हैं जो कि यूट्यूब पे जिनका चैनल हो, या यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो नेम, फेम या अपनी जो आजीविका उसको चलाते हुए देखे जाएँ। दैट इज़ ऑल्सो द राहु इन द फर्स्ट हाउस। तो आप जो राहु की ब्यूटी है, ये जो ब्लेसिंग है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। आगे हम लोग बात करें राहु, जैसा हमने कहा कि राहु हर तरह की डिज़ायर्स है, हर तरह की इच्छा जो आपकी, चाहे वो सेक्स से लेके आध्यात्म तक की, हर तरह की जो हंगर है वो हम राहु से देखते हैं। तो राहु आपको यहाँ मैनिपुलेशन क्वालिटी और डिप्लोमेटिक क्वालिटी बिल्कुल प्रदान करते हैं। अब मैनिपुलेशन दोनों एंड से है, नेगेटिव साइड में भी है, पॉजिटिव साइड में भी है। आप अपनी बातों से कन्विंस करके किसी से कोई काम करवा सकते हैं। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मैनिपुलेशन को पॉजिटिव साइड में यूज़ करते हैं या नेगेटिव साइड में यूज़ करते हैं। दैट डिपेंड ऑन यू। बिकॉज़ रिमेंबर, राहु का जो मूल नेचर है वो माया है, वो इल्यूज़न है। उसके आगे हम बात करेंगे, जब नेगेटिव एंड की बात करेंगे कि वो कैसे काम करती है, वो आपको किस प्रकार से अफेक्ट करेगी। और हम क्वालिटीज़ की बात करें तो जो मैंने पर्टिकुलरली ऑब्ज़र्व किया मेरे सराउंडिंग में, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर दोस्त हैं मेरे जिनके राहु इन द फर्स्ट हाउस है। सो मैंने बहुत क्लियरली ऑब्ज़र्व किया है कि देखो, ये मैं मानता हूँ कि दे आर क्लेवर अनडाउटेडली। मैं उन्हें कनिंग नहीं कह रहा, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि वो किसी का फ़ायदा उठा लेते हैं, वो नहीं कह रहा। दे आर डेफिनिटली दे आर क्लेवर, बट समहाउ वो बहुत अच्छे से पैसा खर्च करते हुए देखे जाते हैं। जितना कमाते हैं उसका काफ़ी काफ़ी जो एक बड़ा अमाउंट है वो खुद पे खर्च करते हुए देखे जाते हैं। खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को अपस्किल करने के लिए। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह से कि वो अपनी लग्ज़री पे पैसा खर्च करते हुए देखे जाते हैं। अच्छी घड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे जूते, इस तरह का कुछ उनका आप कह सकते हैं कि जो इन्क्लिनेशन हो सकता है। इवन अगर वो ड्रिंक भी करते हैं कुछ ऐसा, तो दे वांट द बेस्ट वन। मतलब कि एक जो क्लासी साइड है वो राहु इन द फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है अनडाउटेडली। तो ये तीस चीज़ तय है। पर साथ ही आप ये भी देखिए कि वो इस प्रकार का है कि वो खुद पे पैसा भी खर्च करते हैं, बट साथ ही जो उनके फ्रेंड है, उनके जो बहुत क्लोज वन है, वो उनकी खातिरदारी, उनकी हेल्प करना, उसमें हर एक्सटेंट तक वो सपोर्ट करते हुए दिखे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि राहु इन द फर्स्ट हाउस, आप कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं जो खुद पे पैसा खर्च करते हो, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए। तो आप कुछ इस प्रकार से भी होते हो जो बहुत वेल ड्रेस्ड हो। वेल ड्रेस का मतलब कि जिन्हें बहुत अच्छा नॉलेज हो कपड़ों के बारे में, कि मुझे क्या पहनना चाहिए, किस पार्टी में क्या पहनना है, किसी फंक्शन में क्या पहनना है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं वेल ड्रेस की बात इस तरह से कर रहा हूँ कि जिनकी शर्ट की क्रीज भी प्रॉपरली मैच होगी, पैंट की क्रीज भी प्रॉपरली मैच होगी, दैट इज राहु इन द फर्स्ट हाउस। तो बिकॉज राहु इज व्हाट
आपकी डिज़ायर है, हंगर है, वो हर तरह से हो सकती है कि मुझे फेम चाहिए, मुझे नेम चाहिए। तो समहाउ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली बात जो डेफ़िनेटली आप चाहते हैं कि लोग आपको एप्रिशिएट करें, लोग आपको पहचानें, लोग आपके काम को जानें। और जैसा मैंने कहा कि अगर राहु अगर आपके पहले भाव के स्वामी बहुत सुंदर स्थिति में है, तो लोग आपकी प्रेज़ करते हैं अनडाउटेडली। लोग आपकी क्वालिटीज़ की बात करते हुए दिख जाते हैं, भले ही आपके सामने ना करें, बट डेफ़िनेटली वो करते हैं। बिकॉज़ राहु बहुत कुछ देता है। राहु की ब्यूटी की बात करें आगे हम लोग, तो राहु फॉरेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ जो आ, ऐसा कुछ भी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन से मतलब कि ठीक है वो देश विदेश वाली बात है अपनी जगह, इसके अलावा फॉरेन कल्चर हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गई, ये सब भी आपको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हुई देखी जाती है। आप चाहते हैं कि मैं फॉरेन जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं फॉरेन कल्चर को एक्सपीरियंस करूं, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन फूड, उस उन सब की तरफ आपका इंक्लिनेशन होता है। और साथ ही अगर आपको कुछ भी अच्छा दिखता है दूसरी तरफ में, मेरे कहने का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम आर स्टेट, अपार्ट फ्रॉम आर कंट्री, आप बाहर बाहर भी कुछ भी अगर अच्छा देखते हैं तो आप उन्हें डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द राहु इन द फर्स्ट हाउस। ये चीज़ बहुत बहुत सुंदर क्वालिटीज़ है। आप उस हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, या हर उस इंसान को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। तो सोसाइटी की जो पुरानी कुरीतियाँ हैं, पुराने जो ऑर्थोडॉक्स रूल्स हैं, जिनके कोई सर पाँव नहीं है, लॉजिक्स नहीं है, जिनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें सोसाइटी में क्रिएट हो रही है, आप उन सभी लोगों को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। इवन आप भी इस प्रकार से हैं कि जो सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते। रूल्स को नहीं मानने मतलब ये नहीं कि हर एक रूल को नहीं मानते, आप उन रूल्स को नहीं मानते जिनसे लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, लोगों को कुछ फ़ायदे नहीं हो रहे। चाहे आप उसको ऐसे कह लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल दहेज प्रथा हो गई, या इस तरह कुछ भी एग्जाम्पल जो सोसाइटी में बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसे हम लोग कुरीतियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ राहु ये सब चीज़ें आपको देता है। राहु पहले भाव में है, राहु अनडाउटेडली सीक्रेटिव है, तो बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके जो सिर्फ आप तक ही रहते हो, आप लोगों से शेयर नहीं करते हो, चाहे आपके कितने क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। और साथ ही अगर राहु 3, 6, 11 जो मैंने पहले कहा लिब्रा इन साइन में है, तो डेफिनेटली आपको सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है। बशर्ते आप देखिए कि चंद्रमा किस स्थिति में है। अगर चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में, तो मान के चलिए कि आपके पास एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर इस प्रकार से भी हो सकता है कि ठीक है, कई बार लोगों पे सटार, लोगों पे तंज कसना, उस तरह की स्थिति बनती हुई देखी जाती है। बिकॉज़ राहु पहले भाव में तो आपके कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी कुछ आपको राहु देता है। अब हम बात करते हैं राहु के सेकंड साइड की। बिकॉज़ राहु को मैंने कहा कि उसमें कुछ दैवीय गुण है, तो कुछ आशीषी गुण भी है। हम राहु देव कहते हैं बिकॉज़ कारण क्या है कि जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर्भानु राक्षस ने जब अमृत पी लिया, ठीक है, बाद में भगवान श्री विष्णु ने उस राक्षस के 2 भाग कर दिए। हेड वाला पार्ट जिसे हम लोग राहु कहते हैं और लोअर बॉडी पार्ट उसमें केतु कहते हैं। बट ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान भी दिया उस समय कि आप फिर 9 ग्रहों में गिने जाएंगे। तो राहु के पास दोनों गुण हैं। तो यहाँ फर्स्ट हाउस में राहु वो दोनों साइड यूज करता है कि जैसे मैंने कहा क्लेवर है, मैनिपुलेटर है, डिप्लोमेसी है, सब कुछ है। बट वो डिपेंड करता है कि आप पास सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला बुरा है तो आप भी बुरे हैं, सामने वाला अच्छा है तो आप भी अच्छा है। ये बात। और हमने एक बात कही कि राहु केतु का जो प्लेसमेंट है किसी भी हाउसेस में हो, किसी भी एक्सेस पे हो, तो वो कार्मिक ऋण को भी दिखाता है, हमारे कार्मिक बैगेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेफिनेट है कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती हुई देखी जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, चाहे वो इमोशनल वे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप साइड में। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को चेज करेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे, तो जो लाइफ में आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये। तो डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी के पीछे ना भागे, आप जो भी गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसके हिसाब से चलते जाए। देन इन द लॉन्ग टर्म यू रियलाइज कि हाँ, राहु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये पहला कार्य पैकेज है। दूसरी बात की है कि राहु हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। और राहु आपके बिल्कुल आपके सर में बैठा है, लग्न में बैठा है। तो कई बार इस तरह के विचार आते हैं मन में कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ सम। ठीक है, ये अलग चीज़ है कि आपको हर विषय के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता है। अगर राहु अच्छे साइन में है तो काफ़ी कुछ पता है अनडाउटेडली। बट जब आप करियर की बात कर रहे हैं, जब आप प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं,
तब आप अपने आप को एक डायरेक्शन में स्टिक करें कि अगर मैंने ये एक्स प्रोफेशन चूज कर लिया तो अब मुझे अपने लाइफ का काफ़ी समय इसको देना होगा, तभी वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज राहु इल्यूजन भी है, वो आपके सराउंडिंग में माया भी क्रिएट करता है। आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, उसकी वजह से क्या स्थिति होती है कि हम जो हमारी मेन स्किल है उसे हम लोग छोड़ के बाकी चीज़ों में हम लोग पड़ जाते हैं, तो जो हमारी लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। क्योंकि राहु पहले भाव में तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डायरेक्शन कौन सी चूज करें, ये हमेशा इशू रहता है। देयर इज ऑलवेज इशू ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, कि हम खुद को पहचानने में बहुत समय लग जाता है। खुद को पहचानने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें वास्तव में क्या करना है जीवन में, व्हाट इज आर द सोल, व्हाट इज आर द मेन पर्पस। आप अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएं तो जो राहु की जो एनर्जी है ये आपको बहुत कुछ देती हुई देखी जाएगी। मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखिए, राहु इन द फर्स्ट हाउस इज नॉट लाइक, आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, आई थिंक ईयर 70s में आई थी, दीवार मूवी थी एक। तो वहाँ जो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था विजय, इफ यू रिमेंबर दैट मूवी, दैट इज द राहु इन द फर्स्ट हाउस। आप देखेंगे वो कैरेक्टर सेल्फ मेड था। जो अमिताभ बच्चन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो दिखाता पूरी मूवी में कि वो इंसान खुद से बना है। साथ ही वो ये भी दिखाता है कि वो रिबेलियस था, वो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानता था। तो ये जो जर्नी थी उस मूवी में, दैट इज व्हाट समहाउ राहु इन द फर्स्ट हाउस। तो आप उसके बिहेवियर को देखें, तो मैं उसको फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ के फिर वो एक नेगेटिव साइड में चला जाता है वो कैरेक्टर। तो आपको राहु की एनर्जी चैनलाइज करना सीखना होगा। वन मोर मूवी अगर आपने देखी हो तो मूवी नेम संजू, जिसमें रणबीर कपूर ने एक किसी का रोल प्ले किया, आप लोग जानते हैं किसका रोल प्ले किया है। तो वो राहु के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है कि उस कैरेक्टर का चार्म था, सक्सेस थी, बट साथ ही एडिक्शन भी था, लीगल केसेस भी थे। तो राहु के सारे साइड हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर हैं जिनके चार्ट में राहु फर्स्ट हाउस में, जैसे आप देखेंगे मार्टिन लूथर किंग थे, मार्टिन लूथर जो थे उनके भी राहु पहले भाव में है, और वो वह व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने अपने जीवन में सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज जीता था। तो आप देखेंगे जहाँ एक तरफ राहु का रेबेलियस साइड भी, एक तरफ मार्टिन लूथर किंग वाला साइड भी है। तो आप ये जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि राहु हर तरह की भूख को दिखाता है, चाहे वो सेक्स से लेके अध्यात्म तक की हो। तो ये जो हर तरह की हंगर है, इस एनर्जी को चैनलाइज करना टफ नहीं है, ये आपको सीखना होगा। राहु बहुत सारी आपको पर्सनैलिटीज देता है, जैसे मैंने कहा कि आपको चार्मिंग भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं आपका इल्यूजन भी क्रिएट करता है। साथ ही आप ये कह सकते हैं कि मैनिपुलेटर दोनों वे से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। तो आपको राहु की इन ब्लेसिंग को, इन क्वालिटीज़ को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना सीखना होगा। बिकॉज देखो, अगर राहु सही भाव में नहीं है, सॉरी सही राशि में नहीं है, या लग्न लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो आप मान के चलिए कि फिर यही राहु फिर आपको रेस्टलेस बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता आपको जरूर देता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए देखे आते हैं, हेडेक वगैरह, ये बहुत नॉर्मल इश्यूज आपकी लाइफ में। फिर कुछ भी नहीं कर पाने वाली जो फ्रस्ट्रेशन है वो जीवन में बढ़ती हुई देखी आती है, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखा जाता है। एक होता है सुपीरियरिटी कॉन्फिडेंस, कि हमें लगता है कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो राहु इन द फर्स्ट हाउस, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस देखे आते हैं। तो आपको राहु की एनर्जी को प्रॉपरली अलाइन करना सीखना होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यदि मान लीजिए राहु, बिकॉज वैसे मैंने कहा कि राहु जो पहले भाव में, तो आप लोगों की बहुत हेल्प करना भी चाहते हैं, बट आपको राहु के हिसाब से चलना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की तरफ बढ़ जाएंगे तो ठीक है, वो हमारी इनर ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ है, बट जो आपका मोटिव है, बिकॉज राहु हंगर है अनडाउटेडली, आपके एम्बिशंस बहुत हाई है, बहुत बहुत हाई एम्बिशंस है। आप बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे, किसी से पूछेंगे आपके साथ वाले से, भाई तू क्या बनना चाहता है जीवन में, या तू क्या करना चाहता है, देन यू रियलाइज कि नहीं, ये तो बहुत छोटा सोच रहा है। दैट इज राहु इन द फर्स्ट हाउस। तो आपको ये सीखना होगा कि अगर आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे वापस कुछ मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं मिलता हुआ दिखा था। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि पहले भाव में कोई भी ग्रह हो, वो सेल्फिश ही बन जाता है, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी में है वो। तो ये दिखाता है कि यहाँ सेल्फिशनेस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा पूर्ण रूप से कि आप सेल्फिश बन जाए, बट ध्यान रखें कि हमें ठीक है, हमें लोगों के लिए कुछ करना है, वो हमारा एक पक्ष है, बट साथ में को ये सीखना होगा कि मुझे खुद पे भी ध्यान देना है।
क्योंकि राहु पहले भाव में यही सिखाता है, आपका कार्मिक जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से है कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, देन सेकेंडरी द सोसाइटी। तो आपको चीज़ सीखनी होगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें। यदि राहु पहले भाव के स्वामी के साथ ही कंजंक्ट है तो फिर ये बहुत स्ट्रांग जो फर्स्ट हाउस की जो भी आपके पहले भाव के स्वामी हैं उसका अगर राहु युति बनाते हैं तो ये दिखाता है कि उनकी जो भी क्वालिटीज़ है उसको एम्पलीफाई करेगा। और अगर वो जो फर्स्ट लॉर्ड यदि वो सही राशियों में नहीं है तो उसमें जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम उसको वही बहुत बढ़ती हुई दिखी जाएगी। तो आप फर्स्ट लॉर्ड की कंडीशन जरूर देखें यदि वो राहु का कंजंक्ट है। दूसरा देखिए कि पहले भाव के स्वामी आपके किन राशियों में, किन भाव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक मेरी जो एडवाइस रहेगी आपको, यदि आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट है और आपके जीवन में राहु की महादशा आती है तो आपको ये सीखना पड़ेगा स्पेशली कि जब भी हम लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें, जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लें फाइनेंशियल फॉर्म में, तो हमें एक से नहीं, दो से नहीं, 3 लोगों से एडवाइस लेनी ज़रूरी है जीवन में। कभी कोई लाइफ में लीगल ट्रबल हो तो आप जो बेस्ट है उसके पास जाएं, खुद से सब कुछ करने की कोशिश ना करें। तो राहु की महादशा पहले भाव में आपको लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस देती है, वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो होती है यहाँ पर वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम और एक मैंने कहा लीगल प्रॉब्लम। और ठीक है, रिलेशनशिप की बात करेंगे, वो हमारा सेकंड पार्ट है केतु, बट फिलहाल इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये हमारी बात हुई राहु इन फर्स्ट हाउस। सो नाउ अब लोग बात करते हैं केतु सप्तम भाव के बारे में। पहली बात तो केतु वो ग्रह है जिसके बारे में बहुत कम डिस्कशन हुआ है और सबसे ज़्यादा इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है, आप कह लीजिए, या मिसअंडरस्टूड है ये प्लानट। ये कहते हैं ना कि केतु सप्तम भाव में है तो फिर शादी टूट जाएगी, विवाह नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले आप केतु को समझिए। केतु मोक्ष का कारक है। केतु से हम हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो हम लोग केतु से देखते हैं। हमारी लाइफ में जो ग्रैंडफादर है, हमारा जो मोड ऑफ डेथ है, हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी, हम लोग केतु से देखते हैं। हमारे ईयर, हमारे कान, उसे हम लोग केतु से देखते हैं। साथ ही जो डिटैचमेंट है वो उससे हम लोग केतु से जोड़कर देखते हैं। डिससेटिस्फेक्शन हम लोग केतु से जोड़कर देखते हैं। एक्चुअल में क्या है कि केतु, जब मैंने कहा कि ये प्योरली कार्मिक एक्सेस है, राहु फर्स्ट केतु सेवंथ है, पहली बात तो ये। और केतु ये दिखाता है कि राहु से हम लोग देखते हैं कि हमारा लाइफ का ड्राइविंग फोर्स कहाँ रहेगा, हमारी ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च होगी या किसके पीछे हम लोग भागेंगे। वहीं केतु जो है ये ठीक उसकी ऑपोजिट है। यहाँ टग ऑफ वॉर है, एक उधर से खींच रहा है आपको, एक आपको उधर से खींच रहा है। कहने का मतलब मेरा है केतु वो ग्रह है जो बता रहा है कि जिस भाव में बैठा है उस भाव को आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से जिया है। मतलब कि लास्ट बर्थ में आपने मैरिज बहुत अच्छे से निभाई है, आपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभाए हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से परफॉर्म करी है आपने। ये सब 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आप सोसाइटी को लेकर आप बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं कहता कि इस जन्म में आप अच्छे नहीं, अच्छे से मतलब मेरा है कि आप इतना बेस्ट हो सकता था आपने सोसाइटी के लिए किया लास्ट बर्थ। दिस इज व्हाट द केतु। तो अब वो सब चीज़ें आप पिछले जन्म में जी चुके हैं। सो नाउ अब दोबारा उन चीज़ों को करने का आपका मन नहीं है। तो यहाँ एक वर्ड आता है डिससेटिस्फेक्शन, क्योंकि केतु ध्वजा भी है, केतु फ्लैग भी है। फ्लैग का मतलब, फ्लैग कहाँ लगाते हैं हम लोग? जहाँ हम किसी चीज़ को जीत लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, वहाँ हम लोग फ्लैग लगाते हैं, ध्वजा हम लोग फहराते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो केतु 7th हाउस पे कि आप 7th हाउस पे लास्ट बर्थ में या अपने पिछले कई जन्मों में आप वहाँ ध्वजा फहरा चुके हैं, वहाँ की सारी जिम्मेदारियां आपने पूरी कर ली। दैट इज द केतु। सो इस बर्थ में आपको उन चीज़ों से या उन चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करने में थोड़ा समय लगता है। दैट इज द केतु। तो केतु को आपको समझना होगा, पहली बात तो ये। सो सिर्फ ये कह देना केतु सप्तम भाव में शायद टूट जाएगी, वो गलत है, या शादी नहीं होगी, दैट इज टोटली रॉन्ग। उसके लिए आपको बहुत चीज़ें देखनी होगी। पहली बात तो ये। अब आगे हम लोग बात करें कि ध्यान रखें 7th हाउस से मैरिज देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। और ये प्योरली जो आपकी मैरिज होती है एक आपकी कार्मिक रिलेशन है। आपका कार्मिक रिलेशन से मतलब कि ये जो आपके लाइफ पार्टनर है इनके साथ आपने लास्ट बर्थ में भी कुछ ना कुछ शेयर किया है। शेयर से मतलब हो सकता है कि आपने साथ में खाना शेयर किया हो, आप साथ में कहीं घूमने गए हो, हो सकता है आप किसी दूर के रिलेशनशिप में रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है यही आपके लाइफ पार्टनर भी रहे हो लास्ट बर्थ में। तो ये वो कार्मिक कनेक्शन दिखाता है।
तो अब इससे क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या इश्यूज हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सारी हम लोग बात करेंगे। पहली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट इज व्हाट कि आपके आपके पार्टनर के साथ एक आइडियोलॉजी इशू रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है। अगर वो एक्स डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो आप वाई डायरेक्शन में सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में मैं फिर से कह रहा हूँ, केतु यदि खुद के नक्षत्र में तो बहुत सुंदर स्थिति में, बहुत स्ट्रांग है, फिर आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम उम्र में या बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सप्तम भाव में केतु है तो ये दिखाता है कि शादी को लेकर आप बहुत जल्दी तैयार नहीं है, मतलब कि उस तक 25, 28, 30 तक की उम्र तक तो आपका शादी का मन ही ना हो, उसकी वजह से लेट मैरिज होती है। ऐसा नहीं कि केतु है तो लेट मैरिज है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन, बिकॉज केतु एक मैलेफिक प्लैनेट है अनडाउटेडली, और केतु आप राहु आपका आपका मन नहीं, आपका दिमाग क्या चाहता है वो है। केतु आपकी आत्मा, आपका हार्ट क्या चाहता है वो है। तो केतु इज द सोल डिजायर। केतु भी एक तरह का आत्मकारक ही है, जो ये दिखाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है। आत्मकारक ग्रह में बताता है कि हमारा लाइफ का सारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, फिर से कहाँ रहना चाहिए है, नहीं वो अलग बात है। केतु दिखाता है कि हमें क्या नहीं करना जीवन में। सो इसलिए आप केतु को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप आपके बर्थ चार्ट में अगर आप अलग अलग ग्रहों को देखेंगे, उनके प्लेसमेंट को देखेंगे, तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट का जो रिजल्ट है या जो प्रेडिक्शन है वो आपको कम या ज़्यादा फील हो सकता है, बट केतु जिस भी भाव में बैठा है डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे डेफिनेटली। केतु वो एक्शन है। तो केतु सप्तम भाव में है तो मैरिज आपके जीवन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट है। आप ऐसा समझिए कि जहाँ पहला भाव आप खुद थे, 7th हाउस, आपके अलावा जो सब कुछ है वो 7th हाउस है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट है। यहाँ डेफिनेटली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखा जाता है। आप खुद से सामने वाले की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उसका आपका बिलीफ सिस्टम बदलता हो, उसका आपका बिहेवियर चेंज होता हो, तो मैरिज के बाद आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बदलती हुई दिखी जाती है। इसके अलावा एक और समझिए कि जहाँ हमने कहा कि केतु सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट है, उसके पास दिमाग नहीं है, इट इज ए हेडलेस एंटिटी। तो वो जो भी सोचता है वो मन से सोचता है। मन से मतलब कहने का मतलब है कि हमें कुछ जगह दिमाग लगाना ज़रूरी है और कुछ जगह दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो केतु हर जगह सिर्फ मन से सोच रहा है। तो जो आप एक लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ केतु जो है वो गुरु का भी गुरु बताया गया शास्त्रों में। तो केतु मोक्षकारक भी है, गुरु का गुरु भी है। तो केतु जो एक्सट्रीम नॉलेज उसको भी रिप्रेजेंट करता है। केतु सेल्फलेस लव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं आइडियल, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो, वो क्वालिटी, जो भी है आपकी जो इच्छाएं हैं, उस प्रकार का लाइफ पार्टनर प्रैक्टिकली बना हुआ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि लास्ट बर्थ में आपने मैरिज को बहुत अच्छे से जिया है, तो आपने बहुत सारी क्वालिटीज वहां दी है अपनी। इन दिस बर्थ यू एक्सपेक्ट दोज क्वालिटी फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो। साथ ही मैंने कहा है कि केतु सप्तम भाव में है या केतु किसी भी भाव में हो तो वो प्योर लव को दिखाता है, गिव अप एटीट्यूड को दिखाता है, मतलब कि किसी को कुछ दे दिया, देखे फिर भूल जाए, दैट इज द केतु। तो जब सप्तम भाव में केतु है तो आपका जब भी किसी से विवाह होता है या आपका किसी से भी अगर प्रेम प्रसंग है, कोई रिलेशनशिप है, तो वहाँ इनिशियली आप डेफिनेटली बहुत परफेक्ट देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। बट व्हेन यू फाउंड कि जो मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैं क्वालिटीज़ मुझे इन्होंने बताई मुझे या मैंने इनसे एक्सपेक्ट करी, वो इनमें नहीं है, फिर वहाँ से धीरे धीरे एक इमोशनल गैप स्टार्ट होता है। बट इनिशियली केतु कभी भी ये नहीं करता है कि वो चीज़ों को तोड़ दे। तो ये ठीक है, कहने को कह दिया जाता है केतु सेपरेशन का कारक है, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ज़रूर है कि आपको साथ आपका जो है, आपके पार्टनर के साथ जो है इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल गैप है, वो जरूर बढ़ता हुआ दिखा है। सो बेस्ट थिंग इज वॉट, बेस्ट रेमेडी इज वॉट कि मान लो आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया और आप ये चीज़ें फील कर रहे हैं कि जो मैरिज मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं है, तो देखो साथ में ध्यान रखिए कि केतु जब सप्तम भाव पे है तो ये सप्तम भाव आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पार्टनर के लिए लग्न की तरह भी काम करता है, ये उनका लग्न भाव है। तो वहाँ केतु बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर का चंद्रमा अगर बहुत शुद्ध स्थिति में नहीं है तो आपके लाइफ पार्टनर काफ़ी हद तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते होंगे, हर चीज़ से वो खुश नहीं होते होंगे, या आप उनके लिए अगर बहुत बहुत एफर्ट्स भी लगाते हैं तो वो इतने आसानी से खुश नहीं होते हैं।
दैट इज व्हाट द केतु इन सेवंथ हाउस। तो आपको इस चीज को समझना होगा। आपको ये, जैसे मैंने कहा कि राहु इज व्हाट, वो आपको बॉर्न साइकोलॉजिस्ट बनाता है उस तरफ, और केतु इज व्हाट कि नहीं मैं जो करूंगा मेरे दिल से करूंगा, मन से करूंगा। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है कि एक तरफ तो दिमाग काम कर रहा है, एक तरफ दिल काम कर रहा है, वहां आप फंस जाते हैं। तो आप ये सीखें कि जो मेरे लाइफ पार्टनर है, आप उनमें अगर, ठीक है कमियां हैं मैं मानता हूँ, बिकॉज आपने मैरिज बहुत परफेक्टली लास्ट बर्थ में निभाई है, तो आपको ये सीखना होगा कि उनमें जो कमियां हैं मुझे उनके साथ भी मैनेज करना होगा, और उनमें जो अच्छाइयाँ हैं मुझे उनको भी अपनानी होगी। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडी। अगर आप चाहते हैं कि मैरिज में अगर ऐसे इश्यूज हैं और आप चाहते हैं कि मैरिज में सस्टेन करें, तो फिर केतु का जो हायर साइड है वो भी काम करता है डेफिनेटली। केतु सप्तम भाव में तो आप मैरिज में बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। कई बार ये स्थिति होती है कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं, और जो आप अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं आता। देखो केतु, जैसे हमने कहा कि राहु केतु का जो एक्सेस है ये हमारे कार्मिक ऋण को भी दिखाता है। तो कार्मिक ऋण केतु सेवंथ हाउस को तो इस प्रकार का है कि आप बहुत ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मतलब कि इस प्रकार से है कि जब आपको किसी की जरूरत होगी तो वो आपके साथ नहीं होगा, चाहे आप किसी की कितनी भी हेल्प करते हैं। पहला ऋण तो ये है जो आपको इस बर्थ में रीपे करना होगा। और दूसरा ये है कि यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप किसी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, जो भी है आपको जीवन में वो खुद से ही करना होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने राहु के लिए कहा कि आप स्टेबिलिटी को पकड़ने की कोशिश ना करें। मैं केतु के लिए कह रहा हूँ कि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दें आपके अलावा किसी और से। अब किसी और में मैं ये भी कहूँगा कि जो क्लोज बने, खासकर उन लोगों से आप बहुत एक्सपेक्ट ना करें, तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे। बिकॉज ये सेवंथ हाउस का केतु एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी है यदि आप अपने मैरिज पार्टनर को ही अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। साथ ही ये भी दिखाता है कि यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आध्यात्म की तरफ या किसी सोशल कॉज की तरफ, किसी एनजीओ के लिए काम करना चाहते हैं, इन कामों के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है। मतलब कि यहाँ केतु से यही चाहते हैं कि आप इस जन्म में खुद को अपग्रेड करें। खुद को अपग्रेड से मतलब मेरा इनर लर्निंग, इनर इंजीनियरिंग, अपने मन के लिए काम करें आप। क्योंकि जो भी सेंटर्स हैं, हर तरह का जो योग है वो हम लोग केतु से जोड़कर देखते हैं, चाहे वो उपासना हो, चाहे वो हठ योग हो, चाहे किसी और प्रकार का भी अगर है, तो ये सारी जो एनर्जीज है ये सब केतु के डोमेन में आती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर आप मटीरियलिज्म की तरफ ना जाते हुए अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। इसके अलावा रेमेडी की हम लोग बात करें, मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रैक्टिकल रेमेडीज ये है कि आप सच में अगर आप चाहते हैं आपका जीवन में विवाह हो गया है, तो आप उस जीवन को ऐसे स्टार्ट करें, वैवाहिक जीवन को, कि आप उसमें कोई भी मिलावट ना करें। मिलावट से मतलब मेरा कोई भी झूठ फरेब आप इंक्लूड ना करें। तो ये जो केतु की प्योरिटी है ये आपको जरूर ब्लेस करेगी, एक बात। और दूसरी बात कि आपको लाइफ पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि समझना होगा, उनको समय देना होगा, उनके साथ टाइम बिताना पड़ेगा आपको। तभी आप देखेंगे कि ये जो राहु केतु का एक्सेस है ये मैरिज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स देखे हैं या मेरे सराउंडिंग में लोग देखे हैं जो राहु फर्स्ट केतु सेवंथ के बाद भी अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली लेटर 35 लेटर 40 के बाद। बिकॉज वो सीख गए हैं कि हाउ टू बैलेंस, हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ दिस एक्सेस। साथ ही केतु हमारे ईयर्स को भी दिखाता है, हमारे कानों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो खासकर जब रिश्तों की बात आती है तो आप खुद से डिसीजन लें, किसी की बातों में, किसी के इन्फ्लुएंस पे ना आए। देखो अगर कोई पॉजिटिवली आपको समझा रहा है तो उस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करें, बट कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, गलत डायरेक्शन दे रहा है, लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ भी अगर है तो आप पहले अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें। और जो आपके सच में क्लोज वन है, मदर फादर या जो भी आपकी आप एडवाइस लेते हैं, आप उनसे डिस्कस जरूर करें। तो फिर ये जो स्ट्रगल है केतु का सेवंथ हाउस में, ये काफ़ी हद तक आप ऐसे कि सही होता हुआ देखा जाएगा। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि आपको
ये ज़रूर देखना होगा प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग कि 7th लॉर्ड सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति चार्ट में कैसी, वो अगर सही स्थिति में है तो बहुत सुंदर बात है। और यदि केतु 7th लॉर्ड के साथ ही कंजंक्ट है, युति बना रहे हैं, तो ज़रूर रिलेशनशिप को लेकर या आसपास के लोगों से बनाने को लेकर, लाइजनिंग को लेकर दिक्कत होती हुई दिखी जाती है। यदि केतु शुक्र सप्तम भाव में साथ में है तो ये ज़रूर है, शुक्र आपके स्पेशली मेंस के चार्ट में मैरिज के कारक है। तो शुक्र जब केतु साथ है तो ये ज़रूर है कि आप प्रेम में अपना बेस्ट देते हैं, बट जैसे ही आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे आपको मालूम पड़ता है कि नहीं सामने वाले के एंड से वो चीज़ नहीं मिल रही या थोड़ा भी आपको कुछ कमियां दिखती, तो फिर मैरिज आपकी धीरे धीरे बहुत, मतलब कि एक आपका स्टोर की लोअर साइड पे जाती हुई दिखती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, सही किन राशियों में है वो चीज़ ज़रूर देखें। सिर्फ ये कह देना कि तो 7th हाउस में मैरिज नहीं होगी, डाइवर्स हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। आपको इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन देखने होंगे, तो उन सबको आप देखें। और जो टग ऑफ वॉर की जो सिचुएशन है, कि सीसॉ की सिचुएशन है कि एक उधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, ये जो कंडीशन बन रही है, तभी आप इस एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ फिर से, दिस इज़ वन ऑफ द कार्मिक रिलेशनशिप, और ये बहुत सारी ब्लेसिंग भी देता है, बस आपको एनर्जी को चैनलाइज करना सीखना होगा। तो ये मेरा एनालिसिस था, राहु इन द फर्स्ट हाउस, केतु इन द 7th हाउस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दें, प्लीज़ ज़रूर दें। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।